नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, थॉमस फुलर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, केयर एंड डिलीजेंस ब्रिंग लक। जो भी व्यक्ति अपना काम बहुत ही संभाल कर, फोकस तरीके से, कंसंट्रेशन से अपना काम करता है, पूरा मन लगाकर काम करता है, राइट, तो वो व्यक्ति जो है वो गुड लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इफ यू वांट टू बिकम लकी, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बहुत केयर और डिलीजेंस से करें। दोस्तों, आज 27 सितंबर 2023 है, दिन है वेंसडे। हमारे टेबल पर हैं 7 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फिर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। कट लीगल जार्गन, सिंपल लैंग्वेज ए मस्ट फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस खन्ना साहब। जस्टिस खन्ना साहब ने ये बात जो है वो बताई है कि मीन्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि जो लीगल लैंग्वेज है उसको हम और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाएं, और इसके लिए हमें सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी कुछ समय पहले यही बात बताई थी कि हमें जो लीगल लैंग्वेज है उसमें ये जो डिफ़िकल्ट शब्द होते हैं जिनको जार्गन कहा जाता है, तो ये जार्गन्स की वजह से क्या होता है कि एवरेज सिटीजन को चीज़ें समझ में ही नहीं आती है। एंड आई एम श्योर कभी ना कभी आपको भी ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो आज ही अपने कोई रिश्तेदार या फिर जो कोई दोस्त है जो वकील हैं तो उनके पास जाइए, उनको बताइए कि अगर पुराने केसेस हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ हैं जो आप पढ़ सकते हैं तो उनसे लीजिए फाइल एंड गो थ्रू द फाइल एंड यू विल रियलाइज कि ऐसे ऐसे भारी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि उसमें क्या लिखा है। देखिए, पढ़ना लिखना जो है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं आप हम सब जो हैं हम पढ़ सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं, राइट, लेकिन सिर्फ इससे कुछ नहीं होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो प्रश्न यह है कि क्या आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, क्या आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो नहीं होता है, हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। एक दूसरी एक बात भी ये है, और बहुत सारे रिपोर्ट्स में आपको ये भी चीज़ पढ़ने को मिलेगी, मैं आपको यहाँ पर बॉटम लाइन ही बताता हूँ, और वो ये है कि यहाँ पर इस प्रकार के जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो लॉयर्स का होता है। उनको पेमेंट मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं, उनकी दुकान जो है वो चलती रहती है। क्यों? क्योंकि अगर लोग मीन्स सारी लैंग्वेज ईजिली समझ जाएंगे, राइट, तो फिर उनको उतनी ज़्यादा लॉयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोटे छोटे कामों के लिए तो एटलीस्ट नहीं पड़ेगी। तो कई बार ये होता है कि लॉयर्स की लॉबी जो है वही कहती है, मीन्स वही ये लीगल जार्गन्स जो है उनको चेंज नहीं होने देती है। लॉ मस्ट बी क्लियर बिकॉज इट अफेक्ट्स डेली लाइफ एंड दिस इज अ रियलिटी। हम सबको हर रोज़ लॉ जो है वो प्रभावित करता है, हम सब पर इसकी एक इम्पैक्ट आती है, राइट, और होती है जाने अनजाने में। एवरी सिंगल डे लॉ की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, राइट, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो क्योंकि लॉ जो है वो हमारी डेली लाइफ को, डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से लॉ जो है उसकी समझ क्लियर होनी चाहिए, और इसके लिए लॉ की लैंग्वेज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और जस्टिस खन्ना साहब ने ये बताया, सिंपल लॉज फॉर बेटर डिसीजंस। लोग जो है वो भी राइट डिसीजंस ले पाएंगे अगर लॉज जो है वो सिंपल हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने प्लेन और क्लियर लैंग्वेज को एम्ब्रेस किया है, अपनाया है, जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके ने भी बहुत समय पहले ये चीज़ जो है उसको अपना ली थी। आप देखिए, हमारे यहाँ पर जो लीगल लैंग्वेज है, बहुत सारी चीज़ें हम ब्रिटिश राज की फॉलो कर रहे हैं, और जो हम पर राज कर रहे थे या राइट, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को इतना ईजी बना दिया है, एंड दिस इज़ अ रियलिटी। अगर आप यूके के कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे ना, लीगल डॉक्यूमेंट्स, देन यू विल फाइंड कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे, और अगर आप हमारे देश के इंग्लिश लीगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे देन यू विल रियलाइज कि मुझे तो अंग्रेजी ही नहीं आती, ऐसी फीलिंग आ जाएगी आपको। तो हमें इस प्रकार का एक अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जो लीगल लैंग्वेज है उसको क्लियर, ईजी टू अंडरस्टैंड और सिंपल शब्दों की लीगल लैंग्वेज हो, ये चीज़ हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये था आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस विषय के बारे में, राइट, अनसील एंड पॉज। एक नया रिपोर्ट आया है और पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ हैं और बीच में आप देख सकते हैं कि रास्तों पर पत्थर आ चुके हैं। तो ऑफ कोर्स दिस इज अबाउट लैंडस्लाइड्स, और लैंडस्लाइड्स कहाँ पर हो रहे हैं? उत्तराखंड, हिमाचल, राइट, जो हमारे हिमालयन राज्य हैं वहाँ पर ये इश्यू जो है वो इस साल बहुत ज़्यादा देखने को मिला। आई एम श्योर आपने व्हाट्सएप पर और
सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर बहुत सारे लोग जो टूरिस्ट हैं, राइट, तो उनकी मृत्यु हो गई, उनकी कार पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए, एंड दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हाल ही में एनडीएमए ने ये जो जोशीमठ जगह है ना, उसका एक थरो सर्वे किया और अपना रिपोर्ट जो है वो क्रिएट किया। और एक लंबे समय से जोशीमठ के जो रेसिडेंट्स और जो जियोलॉजिस्ट्स हैं वो कहते आए हैं कि भाई अब यहाँ पर और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मत क्रिएट कीजिए, यहाँ पर एनवायरमेंटल डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद टिपिंग पॉइंट को हम क्रॉस कर चुके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनडीएमए के लेटेस्ट रिपोर्ट ने कंफर्म की हैं। अब तक क्या था, जियोलॉजिस्ट जो कह रहे थे, रेसिडेंट्स जो कह रहे थे, सरकार जो है वो इन सारी चीज़ों पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन अब एनडीएमए का रिपोर्ट आया है और ये एक बहुत ही दुखद बात है कि ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में जो वहां की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार ने वहां के लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। रिपोर्ट यह कहता है कि जोशीमठ जो है ये ओवरक्राउडेड हो चुका है और नए कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने की जोशीमठ की कैपेसिटी नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट ने एनडीएमए का ये जो कंक्लूजन है उसको रिवील किया। और उत्तराखंड की हाईकोर्ट जो है उसने भी सरकार को ये प्रश्न पूछा कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें दे रहे हैं, मीन्स ये गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट में, उत्तराखंड हाईकोर्ट में ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एनडीएमए का रिपोर्ट जो है, कंक्लूजन जो है वो डिपॉजिट करवाया। डिपॉजिट यानी कि उनको उनके सामने बेंच के पेश किया बेंच को। तो बेंच ने कहा कि भाई इसको इतना सीक्रेट रखने की क्यों ज़रूरत है, क्यों आप इसे सील्ड एनवोलप में दे रहे हैं। सरकार सील्ड एनवोलप में इसलिए दे रही थी इस पर्टिकुलर केस में। कई बार क्या होता है कि अगर कोई सेंसिटिव केस है तो चीज़ें जो है वो सील्ड एनवोलप में दी जाती है, लेकिन यहाँ पर लोगों को हकीकत के बारे में पता ना चले, इस चीज़ को लेकर सरकार ने ये एनडीएमए का कंक्लूजन जो है वो सील्ड एनवोलप में रखा था, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट ने ये सारी चीज़ें जो है वो रिवील कर दी। एनडीएमए का जो पोस्ट डिजास्टर रिपोर्ट है वो ये हाईलाइट करता है कि हिमालयन रीजन जो है यहाँ पर डेवलपमेंट के इश्यूज जो है वो क्लियरली नजर आते हैं। और जो हम कहते हैं ना कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का हमें बैलेंस, इट्स नॉट एन ऑप्शन, राइट, ये तो होना ही चाहिए। अगर एनवायरनमेंट के कोस्ट पर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो याद रखना चाहिए हमें कि आज नहीं तो कल ये डेवलपमेंट जो है वो जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है वो हमें नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इट इज गोइंग टू क्रिएट अ साइड इफेक्ट फॉर श्योर। तो कोई भी चीज़ हम अगर डेवलपमेंट के नाम पर कर रहे हैं तो उसमें एनवायरनमेंट का बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो फिर डेवलपमेंट किस काम का, क्योंकि सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, राइट, लोगों की सुख सुविधा के लिए। अगर लोग ही वहाँ पर नहीं होंगे तो फिर आपके रोड्स और ये सारी चीज़ें, ब्रिजेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या काम आएगी। और जोशीमठ जो है इसकी ज़मीन जो है ये सब्सिडाइज हो रही है, यानी कि अब ये धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। और एक लंबे समय से ये बात जो है वो अलग अलग रिपोर्ट्स में भी हमें पढ़ने को मिली है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं उनको आदेश दिया है कि आपके जो मीन्स जो स्टेट है, तो हर एक स्टेट जो है वो अपना खुद का एक असेसमेंट करे और रिपोर्ट जो है वो तैयार करे। आज से 50 साल पहले उस समय पर जो घरवाल है ना, घरवाल के जो कमिश्नर थे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना हुई थी 50 साल पहले। और इस कमेटी ने ये एडवाइस दी थी, ये कहा था कि यहाँ पर सॉइल की कैपेसिटी जो है उसको ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, वरना यहाँ पर ये जो जोशीमठ है ये सब्सिडेंस जो है वो इसका होने लगेगा। और उस चीज़ को एक लंबे समय से इग्नोर किया और आज ये रियलिटी हमारे सामने है। दूसरी चीज़, हमारा जो हिमालयन रीजन है, अब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना, आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी ये सारी चीज़ें एनसीईआरटीज़ में, कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स, राइट, ये कैसे अर्थक्वेक आते हैं। तो ये पूरा हिमालयन रीजन जो है वो कैसे बना है, टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग की वजह से। तो ये जो पूरा रीजन है ये बहुत सिस्मिकली एक्टिव है और हिमालयन रीजन जो है ये जोन 5 में आता है, यानी कि इट इज़ ए वेरी वेरी मीन्स अर्थक्वेक प्रोन एरिया, कि यहाँ पर अर्थक्वेक की एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी जो है और लैंडस्लाइड्स के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें तो जो रिस्क यहाँ पर हैं उन सारे रिस्क को कैलकुलेट करके ही
यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में आप देखिए 2023 मिड सितंबर तक 1100 जितने लैंडस्लाइड्स हुए हैं, और 2021 में इट वाज 354, 2022 में 245, और अब देखिए लैंडस्लाइड्स कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो सरकार को ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने रखनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जो है वो ऐसा नहीं है, ऑप्शन है। अगेन, ट्रांसपेरेंसी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी चीज़ जो हमने पेंडेमिक से सीखी, जो हमने कोविड से सीखी है, दैट इज़ कि अगर हम ओपन कोलैबोरेशन करेंगे, यानी कि जो एक्सपर्ट मीन्स अगर हम चीज़ें, कोई प्रॉब्लम है तो लोगों के सामने रख दे। सरकार अपना काम कर रही है, इसके साथ साइंटिस्ट भी करेंगे, जियोलॉजिस्ट भी करेंगे, लोग भी अपने सुझाव देंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल होगा। ये सारी चीज़ों के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं जब मिलकर कोलैबोरेट करके कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो वो एक बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन हमें मिलेगा। दिस इज समथिंग दैट वी शुड लर्न एंड गवर्नमेंट शुड लर्न फ्रॉम पेंडेमिक। लेकिन कई बार ये बातें जो है वो सरकार भूल जाती है और फिर लोगों को बहुत बड़ी परेशानियां होती हैं। फिर दोस्तों एक दूसरा इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है, इट्स अबाउट उत्तराखंड, इंडियाज एल डोराडो। UP emerges as investors' hot favorite as CM Yogi lays out red carpet opportunities. Right? योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनकी ये सेकंड टर्म चल रही है, और अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश जो है उसकी इमेज चेंज हो रही है। और पहले ऐसा था, एंड मैं जो हमारे यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो बता रहा हूँ। मीन्स आई हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे जो सिद्धांत अग्निहोत्री साहब जो हैं स्टडी ग्लोज के, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। तो बहुत ही अच्छे लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश और बिहार की छवि जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों ने बिगाड़ दी, और कुछ ऐसी चीज़ें पहले वहाँ पर होती थी राज्यों में। एंड अब देखेंगे सबसे ज़्यादा जो इश्यू था वो था लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू, राइट। और इसकी वजह से पूरे राज्य को बहुत बड़ी बदनामी बनना। यहाँ पर आप गुजरात में आएंगे और राजकोट तक बहुत ही इंडस्ट्रियल सिटी है, तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई उतनी मेहनत कर पाए। इतनी मेहनत करते हैं, परिवार से दूर, इतने रफ एंड टम्बल उनका जीवन होता है, लेकिन फिर भी हंसते हुए काम करते रहते हैं और मेहनत की रोटी कमाते हैं। तो ऐसे राज्य हैं हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार। और बिहार तो जो हैं अगर आप देखेंगे तो कल्चरली बिहार का जितना इन्फ्लुएंस है ना हमारे पूरे देश पर, राइट, कल्चर वाइज अगर आप देखेंगे, आप बिहार की हिस्ट्री को देखिएगा, मगध की हिस्ट्री को जब पढ़िए, आप जब भी पढ़ेंगे पाटलिपुत्र, मगध, तब आप देखिएगा। और उसके बाद आप मीन्स देखिए बुद्ध, महावीर और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हैं वो वहाँ से बिहार से आई हैं, राइट, उस क्षेत्र से आई हैं। और उत्तर प्रदेश का भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज भी हमारे कल्चर के साथ जुड़ी हुई हैं, राइट, स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारे डांस फॉर्म्स, आर्ट, कितनी सारी चीज़ें ये दो क्षेत्रों से हमें मिली है। तो हमारे पूरे देश के कल्चर पर बिहार का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और उत्तर प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं बेसिकली ये कह रहा था कि छवि जो है वो बहुत ख़राब हो गई थी। यहाँ पर भी गुजरात और दूसरे राज्यों के लोग जो हैं वो भी ऐसा कहते थे कि भाई अच्छा है कि हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, अच्छा है कि हम राजस्थान में रह रहे हैं, अच्छा है कि हम गुजरात में हैं या फिर पंजाब में हैं। आप जाइए कभी उत्तर प्रदेश और बिहार और पता चलेगा कि वहाँ पर जीवन जो है वो कैसा है। इस प्रकार की बातें पहले हुआ करती थी, आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसी बातें होती है, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, प्रो बिजनेस पॉलिसीज़, ऐसी नीतियाँ बन रही हैं कि बिजनेसेस को सपोर्ट करे, बूस्ट करे। इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब यहाँ पर चेंज हुई है। और इसमें ऑफ कोर्स जो लीडर होते हैं उनको ही क्रेडिट जाती है। देखिए, लेट मी क्लैरिफाई हियर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं योगी आदित्यनाथ जी की, जैसे कि लोग जो हैं ये एनकाउंटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते हैं कि बहुत सारे एनकाउंटर्स वहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनकाउंटर्स, लेकिन कुछ जगहें ही ऐसी होती हैं कि वहाँ पर ऐसे ही काम किया जा सकता है। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग एनकाउंटर्स, पुलिस एनकाउंटर्स जो होते हैं, राइट, लीगल जो भी चीज़ें वो फॉलो करनी चाहिए, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर कई बार ऐसा ही होता है कि
ऐसे ऐसे वहाँ पर माफियाज हैं, गुंडे हैं कि उनको आपको हाई हैंडेडनेस से ही हैंडल करना पड़ेगा, वरना फिर चीज़ें जो है वो कभी भी क्लीन नहीं होगी। तो इस ऐसी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लेकिन आज हम उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करें। उनका पॉलिटिकल करियर या फिर वो किस प्रकार का पॉलिटिक्स करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो शायद पॉलिटिकल एनालिस्ट को मुबारक, वो उन सारी चीज़ों पर फोकस करें। हमें तो क्या देखना है एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के तौर पर, कि उत्तर प्रदेश जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। साइज वाइज देखें तो राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जो है दैट इज उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश अगर एक देश होता, सरप्राइज टू नो कि वो दुनिया का 5th सबसे पॉपुलेटेड देश होता, राइट? तो वहां का अगर कोई सीएम बनता है तो यू कैन इमेजिन कि वो दुनिया के 5th सबसे पॉपुलेटेड रीजन का चीफ मिनिस्टर हैं। तो बहुत ही मीन्स आपको समझ गया ना कि पूरी एक डाइवर्सिटी जो है उसके साथ आपको डील करना पड़ता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। उनकी 2nd टर्म चल रही है और डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पार्ट है और ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करने की बात है। और जब आप ट्रांसपोर्टेशन या फिर इस प्रकार के बड़े बड़े हाईवेज क्रिएट करते हैं तो इसी के साथ साथ बहुत सारा रियल एस्टेट क्रिएट होता है और बहुत सारे लॉजिस्टिक्स के एवेन्यूज़, और फिर वहाँ पर होटल्स क्रिएट होती हैं, राइट? खाने पीने की चीज़ें क्रिएट होती हैं। एक हाईवे बनता है तो कितने सारे गांव उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये इसकी स्पिल ओवर इफेक्ट होती है। फिर उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन्स भी काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा रीजन, फिर जो बुंदेलखंड है तो यहाँ पर डिफेंस का कॉरिडोर जो है वो बन रहा है और बहुत सारी जगहों पर टैक्स एग्जेम्पशन और सब्सिडीज़ सरकार दे रही है ताकि और ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं उसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में हो। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी नदी भी है तो इसका इस्तेमाल भी फ्यूचर में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए किया जाएगा। इसी के साथ साथ क्योंकि हम सब जानते हैं कि गंगा मैया की जय, जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में से गुजरती है और बहुत सारी दूसरी नदियाँ जो हैं वो भी उत्तर प्रदेश का पार्ट रही हैं। और हमारे देश की जो मैदानी इलाका है जिनको हम अंग्रेज़ी में प्लेन्स कहते हैं, राइट? तो ये प्लेन्स वाला इलाका है तो यहाँ पर ज़मीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, तो यहाँ पर खेतीबाड़ी का प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा होता है और इसी के साथ साथ एग्रो फूड इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ सरकार यहाँ पर हेविली 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है ताकि रीजनल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको नेशनल लेवल पर या फिर ग्लोबल लेवल पर रखा जा सके। टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये रिलीजियस और कल्चरल टूरिज़्म में है, तो सरकार इसको भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को प्रमोट कर रही है। इसी के साथ वहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस और जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट, राइट, एक सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो बहुत सारे बदलाव जो है वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव होंगे, राइट, तो इसकी अगेन स्पिल ओवर इफेक्ट जो हम कहते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट पूरे भारत देश पर हमें देखने को मिलेगी। सो उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट जो है वो भारत के डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ा लायंस शेयर जो है वो उत्तर प्रदेश का होता है, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट मी क्विकली रिमाइंड ऑल न्यू स्टूडेंट्स कि ये जो सीरीज़ है इट इज़ ए डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यू। और दोस्तों, करंट अफेयर्स में अगर अच्छी ग्रिप चाहिए तो एक ही इसका फॉर्मूला है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी। आपको एवरी सिंगल डे ये सीरीज़ जो है वो देखनी है। और इसके साथ साथ जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि इस सीरीज़ को देखने के लिए किसी भी प्रकार की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट? चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एक्सपर्ट हो, इट डजेंट मैटर। दिस वीडियो सर्व्स एवरीवन, आप सभी के लिए ये है। हो सकता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, अभी अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता ना हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको हर रोज़ यहाँ पर सीखने को मिलेगी। और जो चीज़ें आपको पता नहीं हैं, धीरे धीरे उस पर एक अच्छी ग्रिप जो है वो आपकी आने लगेगी। और यहाँ पर हम उस प्रकार की चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? नाउ डियर फ्रेंड्स, ये बातें हो गई तो लेट्स टॉक अबाउट पापाज डोंट
ब्रीच। हरदीप सिंह निज्जर वाला केस हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्रीफ हियर। आप जानते हैं हरदीप सिंह निज्जर जो है वो कौन है। भारत ने ये कहा है कि आप हमें एविडेंस दीजिए। कनाडा के पास किसी भी प्रकार के सब्सटेंशियल एविडेंस जो है वो नहीं है। अब कनाडा ने ये बात बताई, और कनाडा जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड का एक देश है, राइट, पश्चिमी संस्कृति वाला, या फिर आप कह सकते हैं G7 देश है। G7 यानी कि ऐसे 7 सबसे एडवांस्ड या फिर मोस्ट इंडस्ट्रियल, सबसे पैसे वाले देश आप कह सकते हैं, राइट, सबसे डेवलप्ड देश जो G7 देश है। और G7 में कौन कौन से देश हैं ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए और फिर ये लिस्ट जो है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, रिसर्च वाला क्वेश्चन आपके लिए। नाउ जब भी G7 के देश को कोई तकलीफ होती है, राइट, तो बाकी के G7 देश का बिहेवियर जो है वो ऐसा रहता है कि वो फिर, और ख़ास करके वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, शायद जापान उतना ज़्यादा एक्टिव ना रहे। जापान इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ G7। अब मैं और नाम नहीं दूंगा वरना आपको फिर काम ही नहीं करना पड़ेगा कुछ, लेकिन एक और नाम ले लेता हूँ, उसके बाद नहीं बोलूँगा। यूएसए जो है वो, अगर इन G7 के कुछ खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड वाले देशों को कुछ होता है तो उनकी तरफ मीन्स वो क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज़ द राइट वर्ड, तरफदारी करना, और बेसिकली उनके लिए एक स्टैंड लेता है, उनकी साइड लेता है। और यहाँ पर ये जो निज्जर वाला केस हुआ है उसमें यूएसए जो है वो बीच में अपनी टांग लड़ा रहा है। और हमने इससे पहले भी देखा था कि यूएसए ने तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, तो उनके ये डबल स्टैंडर्ड्स हमेशा से रहे हैं। और जब उनको यूक्रेन से मीन्स रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर जो भी इश्यू है, मीन्स पूरी दुनिया में हम भी चाहते हैं कि ये युद्ध ना हो, लेकिन जब ये युद्ध की शुरुआत हो गई तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये कह दिया कि वेस्टर्न वर्ल्ड ये कह रहा था कि आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दीजिए। क्यों भाई? यूरोपियन यूनियन जो है वो ऑयल खरीदता रहता है और हमें यह बताया जाता है कि भाई आप ऑयल मत खरीदिए। और जयशंकर साहब के शॉट्स भी आपने देखे होंगे, और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि यूरोप की एक माइंडसेट रही है, एक लंबे समय से एक माइंडसेट रहा है यूरोप का, और वो ये है कि यूरोप के प्रॉब्लम दुनिया के प्रॉब्लम है और दुनिया के प्रॉब्लम यूरोप के प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सेम थिंग गोज विद यूएसए कि यूएसए के प्रॉब्लम दुनिया के प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया के जो प्रॉब्लम है वो यूएसए के प्रॉब्लम नहीं है। यूएसए को लगेगा कि अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, वरना नहीं है, ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा। और जयशंकर साहब ने बताया था कि ये एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली जब हम जियोपॉलिटिक्स को देखते हैं, ग्लोबल रियल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये एक प्रकार की एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। एक लंबे समय से भारत कहता आया था, पहले भारत कहता था, यूएसए को कहता था, राइट, फिर उसके बाद यूएसए का जो डेप्यूटी है यूके उसको ये बात बताता था, दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत कहता था कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे यहाँ पर हो रहा है। तो पता है यूएसए क्या है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं है, दिस इज लॉ एंड ऑर्डर इश्यू। आप पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री को वहाँ पर लगाइए, चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। हम कहते थे कि भाई ये टेररिज्म है, ये आतंकवाद है, पाकिस्तान से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, नहीं मान रहे थे। 9/11 हुआ, उसके बाद वो बोलने लगे कि हाँ अब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, थिंग्स लाइक दैट। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उनको भी काम नहीं आएंगे, उनको ये चीज़ जो है वो समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ इजराइल जब भी कोई एक्शन लेता है, इजराइल बहुत सारे देशों में घुसकर, एंड हेड्स ऑफ टू इजराइल, उनको उनकी हिम्मत को दाद देने की ज़रूरत है। उनकी जो एजेंसी है हमारी, जैसे रॉ है वैसे उनकी मोसाद है। नाम श्योर आपने शायद किताब भी पढ़ी होगी मोसाद के बारे में, या फिर जाना होगा कि मोसाद के बहुत सारे ऐसे एडवेंचर्स होते हैं। ऐसा लगता है कि ये रियल लाइफ नहीं है, लेकिन रियल लाइफ ऐसे मिशंस उन्होंने किए हैं। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं वैसे मोसाद के रियल मिशंस हुए हैं। एंतेबे एयरपोर्ट पर हुआ था, म्यूनिक का जो केस है, इसके अलावा एक अर्जेंटीना में कोई चला गया था एक बहुत बड़ा लीडर, तो उसको कैसे उठाकर वापस लेकर आते हैं। फिर जब इजराइल न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था तो उस समय पर एक साइंटिस्ट जो है वो भी मीन्स इजरायली ही था, वो ज्यूइश ही था, लेकिन वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर फाइनली यूके पहुंचता है और संडे टाइम्स को ये सारा डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, और फिर कैसे उसको किडनैप करके फिर इजराइल लेकर आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिशंस जो हैं वो वहाँ की खुफिया एजेंसी ने किए हैं। तो इजराइल जब इस प्रकार के मिशंस करता है, तो क्योंकि इजराइल बहुत बड़ा लॉबिंग करता है, बहुत बड़ी लॉबी है, ज्यूइश लोग जो हैं वो यूएसए में बहुत पैसे वाले हैं और गवर्नमेंट में भी इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं,
तो इसकी वजह से फिर यूएसए की सरकार जो है वो इजराइल को कुछ नहीं कहती, उनको बचाने की कोशिश करती है और बचाया भी जाता है बहुत बार। लेकिन हमारे खिलाफ कुछ भी होता है, जैसे कि ये निज्जर वाला जो केस हुआ, तो निज्जर को सिख लीडर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे देश में आप देखिए, राइट, सिख जो है या क्या जापान से आए हैं, राइट, सिख हमारे देश के ही, ये भारत जो है वो उनका ही देश है। तो आप, मैं कह सकता हूं आपको, राइट, मैं बहुत कम आंकड़ा बोल रहा हूं, बट आई वुड से 95% सिख, राइट, इट विल बी 99%, बट आप 95% आप पकड़ लीजिए। 95% सिख जो हैं उनको भारत से प्यार है, उनको ये खलिस्तान बलिस्तान से कुछ लेना देना नहीं, इनफैक्ट दे आर ऑल्सो अगेंस्ट इट। लेकिन 5% लोग जो भी, या फिर 5 से भी कम परसेंट के ऐसे लोग हैं, तो ये कैसे सिख लीडर हो गया निज्जर? सिख लीडर कोई ऐसा होगा कि जिस पर, लेट्स से सिख पॉपुलेशन 80-90% पॉपुलेशन पर अगर ये बात सुन रही है, तो आप कह सकते हैं कि भाई चलो ये सिख लीडर हैं, या फिर 50%, एटलीस्ट डबल डिजिट में भी हो, 12%, 15%, 19%। यहाँ पर 0% पॉपुलेशन को फॉलो कर रही है इसको, या फिर इसकी बातों में आ गई है, और वो सिख लीडर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप। वेस्टर्न वर्ल्ड की बात है ये। तो डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये हैं, और इससे पहले भी ऐसा हुआ था। अभी जो ये जस्टिन ट्रूडो साहब है ना, उनके पिताजी पियर ट्रूडो साहब के समय पर जो ये हमारी फ़्लाइट पर अटैक हुआ था, मीन्स एक फ़्लाइट जो है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और बहुत मीन्स जो ट्रैवलर्स थे वो मर गए। वैंकूवर से वो फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ हुई थी, उसमें ज़्यादातर इंडियन लोग थे। ये बात शायद आपको बताना ही होगी, 80s या फिर 80s की बात है शायद। तो उस समय पर भारत ने कहा था कि ये जो आतंकवादी है ना, ये सारे आतंकवादी जो खालिस्तान के नाम पर ये आतंकवादी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उनको आप यहाँ पर भेज दीजिए, भारत में भेज दीजिए। उस समय पर कनाडा ने नहीं भेजा था, और देखिए आज सिचुएशन कैसी हो गई कि वो गवर्नमेंट का पार्ट बन चुके हैं ये खालिस्तानी विचारधारा वाले लोग, राइट। तो कनाडा ने ये जो एयर इंडिया बॉम्बिंग केस है उसको भी मिस हैंडल किया था, और इंडिया की जो सिक्योरिटी है, इंडिया के सिक्योरिटी के इंटरेस्ट जो हैं उसको डिसरिगार्ड करते हैं, उसको नज़र मीन्स उसको कंसिडर ही नहीं करते। तो इस प्रकार का डबल स्टैंडर्ड जो है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और भारत ने भी इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया है। हम भी इसको रिजेक्ट करते हैं कि वी डोंट वांट टू, हम क्यों फिर आप जो कहें वो फॉलो करें, हमें जो सही लगेगा वही हम करेंगे, और वही करना चाहिए हमें। स्पॉइल स्पॉट चाइना, बेजिंग गिव्स अरुणाचल प्लेयर्स ए रो डील। हंगझाओ एशियन गेम्स जो चाइना में हो रही है, तो हमारे देश के जो वुशु प्लेयर्स हैं, शायद आपको पता ना हो व्हाट इज़ वुशु, पीछे जो आप देख रहे हैं ना एक प्रकार का मार्शल आर्ट फाइटिंग, सो दैट इज़ वुशु। तो हमारे 3 अरुणाचल प्रदेश के जो वुशु प्लेयर्स हैं उनको एक्रेडिशन देने से मना कर दिया चाइना ने, और चाइना जो है वो इस प्रकार की चीज़ें इससे पहले भी करता आया है। चाइना ये कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश जो है ये, इसका नाम है जेंगनान, और चाइना ये कहता है कि ये जेंगनान जो है ये चाइना की टेरिटरी है, अरुणाचल प्रदेश जैसी कोई जगह ही नहीं है। मीन्स हाँ, आप जो भी मन में आए वो आप ख्याली पुलाव बनाते जाइए, राइट। और आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो भारत जो है वो चुप नहीं बैठेगा। भारत के हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने अच्छा डिसीजन लिया, अनुराग ठाकुर साहब जो हैं वो नहीं जाएंगे, उन्होंने कैंसिल किया कि हम ये एशियन इवेंट में पार्ट सरकार जो है वो नहीं लेगी, राइट। और जब दूसरी जगहों की बात आती है, राइट, देखिए अब अरुणाचल प्रदेश के कोई लोग हैं तो चाइना जो है वो स्टेपल्ड वीज़ा देना, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करता रहता है। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करनी है, वो ये है कि अभी जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ ना G20 का, तो चाइना ने क्या कहा कि G20 का इस्तेमाल, G20 का जन्म कैसे हुआ? G20 को तो इकोनॉमिकल चीज़ों को हैंडल करने के लिए G20 जो है उसका जन्म हुआ। G20 ग्रुप जो है इसका मेन काम यही था। पहले इसमें फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग होती थी। ये 1999 के बाद लेट 1990s से इसकी शुरुआत हुई ये G20 की, ठीक है। तो अभी भारत में इतनी सक्सेसफुल G20 की समिट हुई तो चाइना ने ये ऐलान किया कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है उसको तो हम वेलकम करते हैं, लेकिन G20 का इस्तेमाल हमें जियो पॉलिटिक्स के लिए नहीं करना चाहिए। जियो पॉलिटिक्स मीन्स उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन G20 जो है वो इकोनॉमिकल और ये सारी चीज़ों को, तो ये एशियन गेम्स जो हैं वहाँ पर क्या डिप्लोमेट्स आकर
ये वुशु की गेम खेलते हैं। देखिए डबल स्टैंडर्ड्स अगेन, राइट, कि दूसरे देश में कुछ हो रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और एशियन गेम्स हो रही हैं, स्पोर्ट्स जो हैं, अब इतिहास गवाह है कि स्पोर्ट्स की वजह से दुश्मन देशों के बीच में भी एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है कि दो दुश्मन देश जो हैं वो बातचीत कर सके। एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि दो देश जो हैं जो बातचीत नहीं कर रहे थे अब बातचीत कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि बातचीत के माध्यम से, डिप्लोमेसी से ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होते हैं। युद्ध को अगर आपको रोकना है तो उसके लिए भी डिप्लोमेसी या फिर बातचीत से ही, युद्ध अगर होने की सिचुएशन है और आपको इसको अवॉइड करना है तो भी बातचीत से होता है। और अगर लेट्स से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसको अगर आपको स्टॉप करना है तो भी वो बातचीत से ही होगा। मुझे आज भी याद है, कुछ सालों पहले की बात है, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं होती थी, तो उस समय पर साउथ कोरिया में ये गेम्स चल रही थी स्पोर्ट्स की, और नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन हैं उनकी बहन, उनकी सिस्टर जो हैं, वे पूरा डेलीगेशन लेकर गई थी, और उसके बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत जो है वो स्टार्ट हुई। तो स्पोर्ट्स में ये ताकत है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को साइड में करते हुए चाइना जो है वो रियल जियोपॉलिटिक्स ही कर रहा है और दूसरे देशों को बड़ी बड़ी बातें सिखाता है। दिस इज देखिए कैसे डबल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, राइट, ग्लोबल लेवल पर। अब हम बात करते हैं इस इंटरेस्टिंग आर्टिकल के बारे में। ओवर 860 सीरियस चार्जेस पेंडिंग अगेंस्ट 194 एमपीज बिफोर पोल्स। देखिए ना, 860 चार्जेस, 194 एमपीज हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर 860 चार्जेस हैं। अभी महिलाओं का जो ये रिजर्वेशन वाला बिल पास किया गया पार्लियामेंट में, तो उस समय पर बहुत सारे हमारे एमपीज जो हैं उन्होंने ये प्रश्न उठाया और कहा कि फॉर एग्जांपल ये ब्रिज भूषण शरण सिंह जो हैं, अभी उन पर केस चल रहा है, राइट, और ये बात भी हमें माननी चाहिए, जो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है। कल शायद किसी और व्यक्ति पर ऐसा केस हो जाए, तो जब तक वो कोर्ट में साबित नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति जो है उसको इनोसेंट माना जाता है। और ऐसा नियम मैंने नहीं बनाया है, ये लगभग पूरी दुनिया में इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है। लेकिन बहुत सारे चलो एमपीज जो हैं उन्होंने ये एक अपनी चिंता व्यक्त की कि ये हमारे एक एमपी ऐसे हैं और बहुत सारे कुछ ऐसे एमपीज हैं जिनके ऊपर बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं या फिर उनके ऊपर ऐसे केसेस चल रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ उन्होंने गलत चीज़ें की हों, राइट। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का एनालिसिस ये कहता है कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज को अब मिला ले 763 जो एमपीज हैं उनमें से 306 ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, राइट। 40% हो गए उन पर क्रिमिनल केसेस हैं, और 194 यानी कि 25% हमारे एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। अब आप सीरियस क्रिमिनल केसेस की टाइप्स को देख लीजिए, राइट। इसमें 194 हैं, तो इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर 32 जितने लोगों पर ये केस हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन 21, मर्डर केसेस 11, रेप केसेस 4। रेप केस वाले लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। 21 एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ क्राइम करने के चार्जेस हैं। अब देखिए पूरा लिस्ट है यहाँ पर, अलग अलग पार्टीज के हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पार्टी के हैं, सारी पार्टीज मीन्स सारी नहीं लेकिन ज़्यादातर पार्टीज आप देखेंगे, और अलग अलग क्षेत्र के हैं, गुजरात से है, कोई केरला से है, महाराष्ट्र, राइट। पॉज करके आप एक बार देखिए इसको। तो दिस आर द थिंग्स, 21 MPs who had pending charges of involvement in crimes against women, 4 of which were rape at the time of their election. जब उनका इलेक्शन हो रहा था उस समय पर 4 लोगों के ऊपर तो रेप के केसेस थे। So this is the situation. In total 860 serious charges were pending against 194 MPs. तो ये पहला ऐसा हुआ करता था जो राजाशाही थी, मोनार्की में ऐसा होता था कि जैसा राजा, राइट, वैसी उनकी प्रजा, राइट। ऐसा पहले मीन्स जैसे आपके राजा हैं वैसी आपकी प्रजा होगी। अब यहाँ पर ऐसा है, जैसी हमारी प्रजा वैसा हमारा राजा होगा। दिस इज, ये बात को साबित करता है ये डेटा, ये फैक्ट। Now let's talk about policy incoherence. Import management system for IT is licensed Raj by another name. अभी सरकार ने कुछ समय पहले ये जो
लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा ये सारे गैजेट्स पर एक बैन लगाया। अब इसका विरोध होने लगा तो सरकार जो है वो बैन को रिप्लेस कर रही है एक नई सिस्टम से, इसको कहते हैं इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मेन लक्ष्य यह है कि इंपोर्ट डिपेंडेंस को हम कम करें। फिर हमारे यहाँ पर जो PIL स्कीम चल रही है लैपटॉप को लेकर, तो कंपनीज जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाए। और एक और बात इसमें ऐड की जाती है, दैट इज़ कि ये जो लैपटॉप्स हैं ये सारी चीज़ों में चाइना के बहुत सारे पार्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, और फिर ये सिक्योरिटी का कंसर्न हो जाता है। चाइना जो है वो स्नूपिंग करता है, चाइना कुछ ऐसी चिप्स इसमें यूज़ करता है जिससे हमारा सारा डेटा जो है वो उनके पास चला जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ बातें सही है, कुछ बातें काल्पनिक हैं, राइट। दुनिया भर के अलग अलग देशों के लैपटॉप्स के कंपोनेंट्स को आप देखेंगे तो चाइना का उसमें पार्ट रहता ही है, क्योंकि चाइना जो है वो सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक बहुत बड़ा एक कॉग है, राइट। एक बहुत बड़ी मीन्स ये सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना है। अब ऑल ऑफ द सडन एक ही रात में आप चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं कर पाएंगे, ऑफ कोर्स, राइट। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में चीज़ें पैदा करें तो इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर अस, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे यहाँ पर जॉब्स जनरेट होगी, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हमें क्या करना चाहिए कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उससे और कंज्यूमर हार्डवेयर, ये दोनों के बीच में एक डिस्टिंग्विश क्रिएट करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर्स हैं जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो फिर वो सारे कंपोनेंट्स हम यहाँ पर पैदा करें या फिर रिलायबल देश से ही मंगवाएं, एक ये चीज़ की जाए। और बाकी जो चीज़ें हैं तो फिर उसके में किसी भी देश से आ रहा हो, हाँ चेकिंग की जाए। मीन्स कोई भी देश ये चीज़ अलाउ नहीं करेगा कि उन पे उनके जो लोग हैं उनके सिटीजन्स पर नज़र रखी जाए, स्नूपिंग किया जाए या फिर उनका डेटा चोरी हो, तो ये कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। लेकिन क्लियर कैटेगरी होनी चाहिए कि एक में किसी भी प्रकार की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी, दूसरी चीज़ों में अगर चाइना से कंपोनेंट आ रहा है तो कोई बात नहीं, इस फार वहाँ पर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ना हो। अब इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसमें सरकार जो है वो ऐसे 1 नवंबर से ये जो कंपनीज होती है जो चीज़ें इंपोर्ट कर रही हैं तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा कि आप क्या क्या कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे हैं। और फिर फ्यूचर में कोटास इश्यू किए जाएंगे कि आपने कितने इंपोर्ट वैल्यू, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर एक कोटा तैयार किया जाएगा कि आप कितनी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। अब एप्पल और बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनको फ़ायदा होगा, क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्शन बहुत है यहाँ पर, और फिर वो कुछ चीज़ें हमारे देश के में बेचेंगे और बाकी की चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे, तो उनके आंकड़े जो हैं वो हमेशा अच्छे रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका क्या? दूसरी चीज़, जब आप इंपोर्ट पर इस प्रकार से बैन लगाएंगे और इतिहास गवाह है तो क्या होता है, फिर स्मगलिंग और ये सारी चीज़ें, ब्लैक मार्केट स्मगलिंग, ये सारी चीज़ें हो जाती है। और अब देखिए, कोविड के बाद हमारे यहाँ पर एक वर्क फ्रॉम होम टाइप कल्चर आ चुका है, राइट। मीन्स कोविड के टाइम पर अब देखिए लैपटॉप की दाम कितने हो गए थे, लोगों की इनकम नहीं थी उस समय पर, बहुत सारे क्षेत्र बंद थे, लेकिन IT सेक्टर में काम करने वाले लोग जो हैं उनकी जॉब बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी, तो लोग नए लैपटॉप्स खरीद रहे थे और लैपटॉप्स की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसके बाद। तो जब आप इस प्रकार की चीज़ें मीन्स उस समय पर कहते हैं कि भाई हर जगह पर इंटरनेट है, हर जगह पर अगर ये डिजिटल डिवाइसेस हैं तो लोग जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नई जॉब्स जनरेट होगी वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ आप इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं या फिर इस प्रकार की कंडीशंस कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो हिंडर हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, या फिर आप बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं। और कोटास जो है इट इज़ बेसिकली लाइसेंस राज, कि अब सरकार तय करेगी कि मार्केट में मीन्स लैपटॉप इंपोर्ट किए जा सकते हैं या नहीं। आप कंपनीज को बूस्ट कीजिए, आप ऐसी ऐसी कंपनीज मीन्स छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनको कैसे बड़ा बनाया जा सकता है, कैसे उनको स्पेसिफिकली पैसे दिए जा सकते हैं, कैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और ज़्यादा रिसर्च कंडक्ट की जा सकती हैं, कैसे हम मिनरल्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लॉइट तो नहीं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। इंपोर्ट पर बैन लगाने से चीज़ें जो हैं वो ख़ास करके कंज्यूमर के लिए और ज़्यादा महंगी हो जाएगी, और इवेंचुअली जो लोग काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम टाइप या फिर नया कोई काम करना चाहते हैं, रिमोट वर्क करना चाहते हैं, राइट, तो उनके लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट अगर चीज़ें जो है वो बहुत एक्सपेंसिव, लैपटॉप, टैबलेट्स एक्सेट्रा बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाए तो, राइट। तो ग्रोथ इन डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन में सफ़र बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो सरकार को ये जो पॉलिसी बना रही है सरकार, इसको इतना एड हॉक या फिर इतनी जल्दबाजी में बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो एक बैन लगाने की बात थी, अब यहाँ पर एक
मैनेजमेंट सिस्टम, इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करने की बात है, ये सारी चीज़ें हटाइए। सरकार को आराम से अच्छी तरीके से चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये थोड़ी जल्दबाजी में सरकार जो है वो इस प्रकार के डिसीजंस ले रही है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस, राइट। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, which act in 1976 imposed a freeze on delimitation of Lok Sabha constituencies based on 1971 consensus extending these freeze until the census scheduled for 2001? कौन सा ये चेंज है, कौन सा ये अमेंडमेंट है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का? तो आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस हैं। Then we have what is the name of indigenous aircraft carrier in India that was commissioned in September 2022? हमारे देश का एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमने हमारे देश में बनाया, इंडिजीनियस, क्या नाम है उसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which foundation developed and funded the construction of the immunization wheel known as टीकाकरण चक्र, a simple plastic laminated cardboard tool? 4 ऑप्शंस हैं। एंड अगेन ईजी है दिस वन, I2U2, ये एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप है, तो इसमें इंडिया तो है ही, तो दूसरा कौन सा देश है जो लिस्ट है उसमें से कौन सा देश है, राइट? इंडोनेशिया, ईरान, यूके या फिर इजराइल? एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। हमने 7 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आज अच्छी तरीके से समझा है डियर फ्रेंड्स। एंड हर रोज़ की तरह एक छोटी सी येट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, इफ़ यू रियली केयर अबाउट दिस सीरीज, एंड आई एम श्योर यू डू केयर about this series, then please do share this series with other students. And that's everything from my side. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.